एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बात को उठाते हैं, महत्वपूर्ण बात पर डिस्कस करते हैं जिसका अपना एक इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ऑलरेडी और क्लास 10th की बात को लेकर के आए हुए हैं। और तीसरा चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। एक साथ दो दो समीकरण होंगे और दो दो चर वाले होंगे। वहाँ वेरिएबल जो होगा, चर जो होगा जिसका वैल्यू वेरी करेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ तो किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ, अलग अलग सवाल में जिसका वैल्यू अलग अलग हो, दैट मीन्स वैल्यू वेरी कर रहा है, उसको वेरिएबल कहते हैं, उसको चर कहते हैं। कांस्टेंट जो होता है 5, 3, 2, कोई भी कांस्टेंट माइनस में प्लस में, तो 5 है तो ऑल ओवर वर्ल्ड 5 ही रहेगा, ऑल ओवर यूनिवर्स 5 ही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात हो, उस क्वेश्चन की बात हो, इस क्लास की बात हो, उस क्लास की बात हो, 5 का वैल्यू कभी 6 नहीं हो सकता, 5 का वैल्यू कभी -5 नहीं हो सकता, 5 का वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकता, मीन्स उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। सो उसको कांस्टेंट कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ जिसका वैल्यू चेंज करेंगे, सपोज दैट x, यदि वेरिएबल के रूप में एक x लें, y लें, z लें, t लें, कुछ भी लें, तो x मान लो ले रहे हैं, तो x का वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आया, तो किसी सवाल में x इज इक्वल टू 3 आया, तो किसी सवाल में x इज इक्वल टू 10 आया, तो किसी सवाल में x इज इक्वल टू -1 आया, कुछ भी आया, अलग अलग वैल्यू आया, वेरी कर रहा है। सो ऐसे को वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। और इस रूप में एक्स, वाई, जेड ये सब ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं, ज़्यादा यूज होते हैं। वैसे 26 अक्षरों में कोई भी अक्षर चर हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा परिपाटी है चर के रूप में इमेजिन करने का, कंसीडर करने का जो परिपाटी है, जो चलन है मैथमेटिक्स में, वो एक्स, वाई, जेड को लेकर के ज़्यादा है। और ज़्यादातर इन्हीं अक्षरों को चर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर दो दो चर एक साथ लेंगे, जनरली एक्स और वाई लेंगे, ले सकते हैं। दूसरा भी आएगा चर के रूप में, एम और एन भी एक साथ आएंगे, यू और भी एक साथ आएंगे, एस और टी भी एक साथ आएंगे। दो दो चर, दो दो अक्षर आएंगे जिसका वैल्यू अलग अलग सवाल में अलग अलग होगा, वेरी करेगा। तो ये दो चर की बात हुई। और लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन तो ऑलरेडी एल्जेब्रिक टर्म के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, और वो वही संबंध को इक्वेशन कहते हैं। अब एल्जेब्रिक टर्म पर जो चर आया है, चर जो के रूप में जो प्रयुक्त हुआ है, उस पर यदि घात 1 है, पावर 1 है, मीन्स डिग्री 1 है, तो वैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। दूसरा मीनिंग इसका कि कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्म को, मीन्स एल्जेब्रिक इक्वेशन को जब हम लोग ज्योमेट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं, ज्योमेट्री में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ज्योमेट्री में कन्वर्ट होकर एक सरल रेखा मिलती है। तो सरल रेखा जब मिलती है तो दैट मीन्स वो इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म में जो था इक्वेशन, उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में उसका एक रेखा के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण कहे जाने का मतलब कि चर पर डिग्री 1 होना, या उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होना, तो ये रैखिक समीकरण। और दो चर वाले एक साथ दो दो चर आएंगे, और समीकरण का पेयर है, इक्वेशन का पेयर है, यानी एक साथ दो दो इक्वेशन भी आएंगे। और इसी बात को लेकर ये हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर का ये मतलब था जो भी हम बात कर रहे थे। अब इसी बात को क्या क्या हमें यहाँ समझना है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर को 6 एक्सरसाइज में, यानी 3.1 से लेके 3.6, ये 6 एक्सरसाइज में अलग अलग तरह के सवाल डाले हुए हैं। और कुछ जो है सो कॉमन थ्योरी पर डिपेंड करता है, सारे सवाल कुछ कॉमन थ्योरी पर डिपेंड करते हैं, और कुछ अपना पार्टिकुलर है, इंडिविजुअल थ्योरी। अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग बात को सिखाया गया, अलग अलग थ्योरी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया। तो वो हम लोग इन सभी बातों को आइए समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, उसका रूप रंग कैसा होता है, उसका जो अपना फंडामेंटल फॉर्म है,
वो ओरिजिनल फॉर्म है, किस तरह से इक्वेशन दिखता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो इस बात को लेकर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उसका अपना एक मानक रूप क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, दो चर वाला। उसकी पहले हम बात करेंगे। आइए, चैप्टर का मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रैखिक समीकरण का जो ओरिजिनल फॉर्म है ये। इसी तरह रैखिक समीकरण दो चर वाले x और y यहाँ पर चर हैं, ये दो चर एक साथ आए हैं और ये दोनों चर के साथ एक रैखिक समीकरण बनाए जहाँ a और b कांस्टेंट है। वहाँ कोई भी इंटीजर और नॉन इंटीजर के रूप में आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आ सकता है। और यहाँ पर ये बात भी आपको समझना है कि कांस्टेंट जो a और b के रूप में a b c कांस्टेंट है, a b c इस कांस्टेंट के रूप में क्या क्या है, उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ये आपको चूज भी करना है, ये आपको कलेक्ट भी करना, अलग लिखना भी है, उस पर भी कई सवाल डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिखने के लिए भी सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी कांस्टेंट लेकर, जहाँ x और y चर है, ये वेरिएबल है दोनों, ये चर देखिए दो दो चर है, ये पहला ये दूसरा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये b और c कांस्टेंट है, ये अचर पद है यानी कांस्टेंट अचर, ये अचर पद है जहाँ कोई भी इंटीजर और नॉन इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए, ये बराबर 2 लेंगे, b बराबर -3 लेंगे, c बराबर 5 लेंगे। देख लीजिए, ये b और c के रूप में कांस्टेंट यूं ही ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो फाइनली इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, क्या बनेगा इक्वेशन। तो आइए, ये बराबर 2, तो 2x, यहाँ 2 लिया वैल्यू 2x प्लस by, b का वैल्यू -3y प्लस by, तो ये b का वैल्यू -3 दिया कांस्टेंट, प्लस c 5 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल करेंगे जब, तो 2x ये प्लस माइनस -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण मिला हमें, 2x - 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइनली ऐसा समीकरण जिसमें a b और c यदि लिखना हो तो a b और c ऑलरेडी जो लिए हुए हैं वही a b और c यहाँ लिखेंगे भी। यदि समीकरण डायरेक्ट दिया हुआ हो, a b और c लिखो तो a में 2, b में -3, c में 5, इस तरह से लिखेंगे। इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, 2x - 3y इज इक्वल टू -5। सेम 2x - 3y ये +5 बराबर के उधर ले जाएंगे तो -5। बराबर के बाएं दाएं लेफ्ट राइट को चेंज करते हैं साइड को तो चिन्ह बदलता है। ये समीकरण में इस बात की अहमियत, यहाँ ये मुख्य बात के रूप में सभी को ध्यान रखना है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह जहाँ है, बराबर रिलेशन के साथ कंबाइन है दो टर्म, तो बराबर के लेफ्ट साइड में कोई भी टर्म है उसको हम राइट कर रहे हैं राइट साइड में, या राइट साइड से लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, ये साइड को बदल रहे हैं, तो उस केस में उसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो गुना में हो जाएगा। ये साइड को चेंज करने पर चिन्ह चेंज होता है। और ये बात जो है उस समीकरण को सीखते समय मूल बात के रूप में इसे लिया गया, हर कदम कदम पर इसे ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ +5 है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में कर रहे हैं तो -5 हो गया, यानी इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भले ही लिख सकते हैं, ये मानक रूप में लिखा हुआ नहीं माना जाएगा।
मानक रूप में तो इस तरह जो लिखा हुआ रहेगा वही होगा, और इस फॉर्मेट पर ये डिपेंड है, इस फॉर्मेट पर ये है, इसलिए मानक रूप में यही है। लेकिन उसको मॉडिफाइड करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा हुआ कहीं देखो तो आपको मानक रूप में लिखना हो तो बराबर की तरफ 0 ही रखो, 5 को इधर ले आओ तो फिर +5 हो या बराबर 0, तो ये मानक रूप हुआ। इस तरह से एक समीकरण हुआ। इस तरह से एक और समीकरण की बात करें, एक और समीकरण की बात करें तो फिर समीकरण का फॉर्मेट यही रहेगा, मेन ओरिजिनल रूप यही है समीकरण का। अब यहाँ पर केवल ये और बी और सी कांस्टेंट ही बदलेगा, एक्स और वाई तो चर वही रहेगा, केवल ए बी सी ये कांस्टेंट चेंज करेंगे तो नए नए समीकरण बनते जाएंगे, नए नए समीकरण एगो दूगो तीन बहुत सारे बनेंगे। तो यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, फिर एक बार चेंज कर रहे हैं, एक के जगह -3 लेते हैं तो -3x प्लस बी के जगह 5 लेते हैं तो 5y प्लस सी के जगह -2 लेते हैं तो प्लस सी बराबर 0। देखिए समीकरण मिला, जहां a बराबर -3, b बराबर +5, c बराबर -2, ये कांस्टेंट लिया, तब एक नया समीकरण मिला हमें। फाइनल करेंगे इसको तो -3x प्लस 5y प्लस -2 बराबर 0, ये इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन दूसरा। इसी को हम फिर 2 को इधर नहीं उधर लिखेंगे तो -3x प्लस 5y बराबर 2, माइनस के इधर माइनस था बराबर के लेफ्ट में राइट कर देंगे तो +2 हो जाएगा, और इसी समीकरण को ऐसा भी लिखा जाएगा। फिर एक बार कह रहे हैं, मानक रूप में लिखना हो तो यही लिखेंगे, और किसी भी समीकरण में ए बी सी छांटना हो, इस तरह से लिखा हुआ कोई समीकरण है इस तरह से, और यहाँ ए बराबर क्या, बी बराबर क्या, सी बराबर क्या, ये बात लिखनी हो, यदि लिखना पड़ेगा ही। हम यहाँ एक्सरसाइज 1.3.1 और 3.2 दोनों एक्सरसाइज को लेकर बात कर रहे हैं। जो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं उससे जो एक कंक्लूजन सामने आएगा, स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस बेसिस पर एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के सवाल सॉल्व होंगे, और खुद से होंगे, स्टूडेंट खुद से कर सकेगा। बस केवल केयरफुली आपको यहाँ जुड़े रहना है मेरी बात के साथ लास्ट तक, तभी आपका एक सेंस डेवलप करेगा और सभी बातों को आप समझ पाएंगे और खुद से सवालों को बना पाएंगे। लास्ट तक आपको जुड़े रहना है, वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है, नहीं तो बढ़ाने के दौरान कौन सी एक महत्वपूर्ण बात किस समय छूट जाएगी इसका क्या पता, इसलिए कंटिन्यू रहेंगे। आइए, तो ए बी और सी लिखना हो तो ए में -3 लिखेंगे, बी में +5 लिखेंगे, और सी में 2 नहीं लिखेंगे। ऑलरेडी जो इसका मानक रूप है उसमें बराबर 0 होता है, तो बराबर 0 यानी इस 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो -2 बनेगा, यानी सी बराबर -2 है। मानक रूप में जब समीकरण होगा तब सी देखना है, इधर लाने के बाद सी देखना है तो -2 आएगा, तो ऑलरेडी सी बराबर -2 लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं, इस तरह समीकरण लिखा हुआ तो सी बराबर उधर जो रहता है वही लिखते हैं, ये नहीं समझते कि इधर लाने के बाद उसका चिन्ह क्या होगा, हमें वो लिखना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, यहाँ इसमें सी बराबर लिखना हो तो +5 लिखेंगे, इधर लाने के बाद जो उसका चिन्ह बनेगा, क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए, सारे उधर वाले इधर लाना चाहिए, और इधर लाने के बाद अभी एक और समीकरण की बात हम कर रहे हैं, आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। a + b × x, देखिए क्या लिख रहे हैं, प्लस a - b × y -2a - 3b = 2a - 3b। एक समीकरण लिखा, यहाँ पर चर x और y है। मैंने ये बात आपको सिखाने की कोशिश की है कि x और y चर नहीं बदलेगा, या कोई भी चर है वो नहीं बदलेगा, बदलेगा
अलग अलग समीकरण लिखेंगे तो उसमें अलग अलग लिखने के क्रम में जो बदलता हो कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट बदलता है। यहाँ पर a बराबर ये x है तो a में ये पूरा, b में ये पूरा और c में बाकी और जो बचा खुचा, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो होगा वही ये होगा, y का कोफिशिएंट जो होगा वो b होगा, चाहे जितना लंबा हो, जिस तरह भी लिखा हुआ हो, और बाकी और सारे टर्म बच गए वो c होंगे। तो यहाँ पर a बराबर लिखना हो, b बराबर लिखना हो, c बराबर लिखना हो, इस समीकरण में a, b और c कांस्टेंट क्या क्या है ये लिखना हो तो a बराबर a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी, b बराबर a माइनस बी लिखेंगे, और c बराबर, देखिए बराबर के उधर है तो 2a माइनस 3b नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ एक बार सिखा रहे कि बराबर के तरफ जीरो रहता है मानक रूप में, देख लो सारे लेफ्ट साइड रहते हैं, तो इन सबको लेफ्ट साइड जब लाएंगे हम, उधर जीरो बनाएंगे यहाँ और लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस 2a इधर आके माइनस 2a होगा, और माइनस 3b इधर आके प्लस 3b होगा, और तब जो होगा ये वही c होगा कांस्टेंट के रूप में, यानी माइनस 2a प्लस 3b। इस तरह से यहाँ कितने भी चाहे लिखे हुए हो, ए बी सी आपको सावधानी से छांटना है, चुनना है और लिखना है। चूंकि एक्सरसाइज 3.2 में इस बेसिस पर क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट को लेकर कंपैरिजन किया गया और उस कंपैरिजन में जो एक रिजल्ट सामने आया वो आपको बताना है, और उसके लिए आपको ए बी सी को केयरफुली सावधानी से लिखना है कि ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या। तो हम आपको ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का चेहरा कैसा होता है, अपना एक मानक रूप कैसा होता है, तो देख लो ऐसा होता है। ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ x और y चर है, a, b और c कांस्टेंट है। कांस्टेंट अलग अलग होगा, अलग अलग समीकरण बनेगा, अलग अलग समीकरण दिया हुआ है, वहाँ a, b और c का वैल्यू अलग अलग होगा, बट वो वैल्यू क्या क्या होगा ये आपको केयरफुली इसी तरह से चुनना है। तो ये परिचय आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पता चला। अब हम लोग इसको लेकर के जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हम उस बात पर अब आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में तो सबसे पहले ऐसी बात की गई है जो करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ स्टेटमेंट को एक अलजेब्रिक रिलेशन में कन्वर्ट करना है। अलजेब्रिक रिलेशन मीन्स समीकरण में बदलना है, और ऐसे स्टेटमेंट लिखे गए हैं भाषा में, लैंग्वेज में ऐसे कंडीशंस अप्लाई किए हुए हैं जो जहां पर दो दो चर के रूप में चर यूज करना है, और उन दोनों चरों के को लेकर एक रिलेशन जोड़ना है, जिसके साथ रिलेशन की बात किया हुआ है उनके साथ रिलेशन जोड़ना है उस चर को लेकर, और वही रिलेशन अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय संबंध जो प्राप्त होगा वही समीकरण कहलाएगा। अर्थात वो जो स्टेटमेंट है, वो जो कथन लिखा हुआ है, जो भी कुछ कहा हुआ है, उसी को हम लोग गणित में लिखेंगे तो समीकरण बन जाएगा। और किस तरह उसको गणित में लिखेंगे ये बात सीखना बड़ा आसान है सबसे पहले, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट को समीकरण बनाने की बात को लेकर 3.1 एक्सरसाइज से 3.6 तक चलेगा ये बात। सारे एक्सरसाइज में स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को समीकरण में कन्वर्ट कर देना है, बीजगणित में कन्वर्ट कर देना है, समीकरण बन गया। और ये एक्टिविटी जो आपकी है, क्या दिमाग अप्लाई करते हैं, क्या तरीका अप्लाई करते हैं, ये आपको कंटिन्यू रहना है 3.6 तक। 3.1 से ही शुरू हो गया है, सबसे पहले उसी बात को लेकर यहाँ बात हुई है। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर भी आएंगे। हम यहाँ कह रहे हैं कि एक कलम का मूल्य, सपोज दैट हम कह रहे हैं
कि चलिए दूसरा एग्जाम्पल सिंपल ले रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी बिलोंग करेगा। 5 किलोग्राम सेव का मूल्य और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मिलाकर 300 रुपया है। यूं ही कंसीडर कर रहे हैं, 300 में तो नहीं मिलेगा, कंसीडर कर रहे हैं 5 किलो सेव का मूल्य और 2 किलो अंगूर का मूल्य मिलाकर 1000 रुपया। चलो 1000 कर देते हैं, अब मिल भी जाएगा, खा भी लेंगे। तो 5 किलो सेव का मूल्य और 2 किलो अंगूर का मूल्य 1000 स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं। अब यही बात पता चले, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो गणित में हो, बीज गणित में हो, समीकरण में हो, लेकिन वो यही कह रहा हो कि 5 किलो सेव का मूल्य और 2 किलो अंगूर का मूल्य मिलाकर 1000 रुपया है। तो इस रूप में क्या लिखे हम लोग गणित में, समीकरण में? तो इसके लिए जो एक कॉमन आइडिया है जो सभी सवालों में आपको यूज करना है, केवल इसी में नहीं, सब में, इस तरह के सभी सवालों में, वो ये कि जिसको लेकर रिलेशन है या जो हमें ज्ञात करना है, जिसका वैल्यू हमें जानना, यदि यही सवाल में लास्ट में हो तब 1 किलो सेव का मूल्य बताओ और 1 किलो अंगूर का मूल्य बताओ, ये हमें ज्ञात करना है। या यदि सवाल में नहीं लिखा हुआ हो कि हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ये समझना है कि रिलेशन किसके बीच है। तो आप दो बात का यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो कथन कहा जा रहा है उस कथन में किसके बीच रिलेशन है या हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। और जिसके बीच रिलेशन है या जो हमें ज्ञात करना है उसी के लिए हम चर के रूप में सपोज करेंगे, उसी को हम चर के रूप में कुछ मान लेंगे। जैसे 1 किलो सेव का मूल्य ज्ञात करना है तो x मान लेंगे, 1 किलो अंगूर का मूल्य ज्ञात करना है y मान लेंगे। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि 1 किलो सेव का मूल्य x रुपया है, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है, ये बात हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो अब इस बेसिस पर अब 5 किलो सेव का मूल्य कितना, तो 5x, 1 किलो सेव का मूल्य x रुपया मैंने माना, तो 5 किलो सेव का मूल्य 5x हुआ, तो यहाँ पर 5x लिखेंगे। ये 5 किलो सेव का मूल्य हुआ 5x। अब 2 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य y माने हैं, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y, 1y प्लस फिर 1y, 2 किलो का 2y, तो ये 2y हुआ। हमारे जो सपोज किए हम उसके अनुसार 1 किलो सेव का मूल्य x रुपया तो 5 किलो का 5x, 1 किलो अंगूर का y रुपया तो 2 किलो का 2y, और ये दोनों मूल्य मिलाकर बराबर 1000, ये दोनों पैसा मिलाकर 1000 रुपया हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मूल्य मिलाकर 1000 रुपये में मिलता है। तो इस तरह से 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000। तो एक समीकरण यहाँ पर हमें मिला कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000। तो ये बीजगणित में चेंज हो गया, तो बीजगणित में चेंज हुआ तो इसी को समीकरण कहते हैं। अब इस तरह से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को भी, स्टेटमेंट जो दूसरा लिखा हुआ है उसको भी इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे कि जो हमें ज्ञात करना है या जिसके बीच रिलेशन बना हुआ है उसके लिए हम कोई चर को लेंगे, x और y ही जनरली लेंगे, ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन परिपाटी चलन है, ज़्यादा फेमस है x y लेने का। अब आइए हम 3.1 एक्सरसाइज में पहले सवाल पर बात करते हैं कि ये सवाल में क्या कहना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ दोनों की आयु की बात है, आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु, ये दोनों के आयु की बात है। और आयु में 7 साल पहले का रिलेशन है,
तो ये वर्तमान आयु को हम यहाँ सपोज करेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा सेंस लगाना पड़ेगा कि हमें क्या सपोज करना है जिस पर हम उस रिलेशन को, उस कथन को डिपेंड कर सकें। तो यहाँ वर्तमान आयु आफताब की एक्स वर्ष लेते हैं और उसकी पुत्री की वाई वर्ष लेते हैं। आइए यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर जगह बनाते हैं। आफताब की आयु एक्स वर्ष और उसकी पुत्री की आयु वाई वर्ष, तो 7 साल पहले 7 गुनी का था। इस बात को लेकर अब हम लोग यहाँ आते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन 3.1 का, मान लिया आफताब की आयु इक्वल टू एक्स वर्ष, उसकी पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। ये वर्तमान में, यहाँ हम लिखेंगे वर्तमान में या नीचे ही लिखेंगे, कहीं यहाँ भी लिखेंगे वर्तमान में। तो अब 7 साल पहले कितनी, अभी एक्स वर्ष, अभी किसी का 15 साल है तो 7 साल पहले 8 साल होगा, 7 साल कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये रिलेशन जो है वो 7 साल पहले का है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, हर बात को सॉल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हर एक छोटी छोटी बात को हम लोग यहाँ डील नहीं करते जाएंगे, डायरेक्ट भी लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिखेंगे। यहाँ पर वही रिलेशन को, वही बात को लिखेंगे कि 7 साल पहले आफताब की आयु x-7, अभी x वर्ष है, मान लो 40 साल है तो 7 साल पहले 33 साल होगा, 7 कम करेंगे। अभी x है तो 7 कम करेंगे तो x-7 होगा। ये 7 साल पहले आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु 7 साल पहले, अभी y साल है तो 7 साल पहले y-7, ये y-7 होगा 7 साल पहले। अब ये 7 साल पहले आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु हम यहाँ लिखे, गणित में लिखे। अब इसके बीच रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की 7 गुनी था। आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु जितनी थी उसकी 7 गुनी जितनी होगी उसके बराबर था। देखिए ये क्लियर बात कि 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु y-7 उसका 7 गुना जितना हुआ उतना था आफताब की आयु 7 साल पहले। यानी आफताब की आयु 7 साल पहले x-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y-7, यानी उसकी पुत्री की आयु 7 साल पहले y-7 की 7 गुनी के बराबर। तो जो स्टेटमेंट है, समीकरण जो कह रहा कथन, वही बात को हम लोग लिख रहे हैं गणित में। उसके लिए हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं चर का, 2 चर का। और उसी तरह स्टेटमेंट ही है जहां 2 चर का सपोर्ट लेना है और उस रिलेशन को गणित में लिख देना है। सारे सवालों में यही करना है। तो इस तरह से हमें ये मिला। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप मतलब ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लिखेंगे। ये इस रूप में ये भी नहीं है। इक्वेशन को, स्टेटमेंट को हूबहू कन्वर्ट किया तो एक समीकरण मिला, लेकिन वो समीकरण मानक रूप में नहीं मिला। उसको मानक रूप में तक पहुंचाने के लिए कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाने पड़ेंगे। और ये स्टेप यहाँ पर देखिए x-7 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7y-49 गुना करेंगे। ये सिंप्लीफाई करने का जो सिंपल तरीका जो होता है, जो हम लोग नीचे क्लास से सीखते आए हैं, वो यहाँ पकड़ना है, जो कोई नहीं जानते हैं। और जो कोई जानते हैं वो तो इजीली समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर 7y-49 सबको एक तरफ लाएंगे, x-7 -7y प्लस 49 बराबर 0, क्योंकि मानक रूप में बराबर 0 है। सबको एक तरफ लाना, तो उधर वाले 7y इधर लाए -7y, -49 इधर आके +49,
चिन्ह बदल जाता है। अब x माइनस 7y चर को पहले लिखेंगे और ये 49 माइनस 7 फाइनली 42 मिलेगा। क्योंकि सिमिलर टर्म्स में, लाइक टर्म्स में प्लस माइनस कर देना है। x का और कोई रहता वहां प्लस माइनस कर देते, y का टर्म और रहता उसके साथ प्लस माइनस कर देते। यहाँ कांस्टेंट का टर्म है, सीधे इंटीजर 49 माइनस 7 42 बचा बराबर 0। ये समीकरण मिला। तो स्टेटमेंट को इस तरह से समीकरण में बदल दिया। लेकिन हर सवाल में, हर स्टेटमेंट में पेयर है इक्वेशन का, यानी एक साथ दो कंडीशन है, दो बातें एक साथ आई हैं, दो शर्त, जिसके लिए दो समीकरण मिलेगा। तो आगे फिर इसी सवाल में दूसरे समीकरण के लिए जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा रिलेशन, दूसरी बात जो वो क्या है, वो दूसरी बात ये लिखा है कि 3 साल बाद 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 3 साल के बाद, अभी से 3 साल बाद, ये बात अभी से 7 साल पहले की थी, 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 साल बाद फिर 3 गुनी आयु का रह जाएगा वो। तो अब से 3 साल बाद अगेन फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर सवाल के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 3 साल के बाद आयु क्या होगा, तो x प्लस 7, अभी x वर्ष है, 3 साल के बाद x प्लस 7, और फिर उसकी पुत्री की आयु 3 साल के बाद y प्लस 7, उसकी पुत्री की आयु y प्लस 7। तो ये x प्लस 7 y 3, 3 साल बाद की बात की गई, 3 नॉट 7, 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगा प्लस 3, अभी कोई 10 साल का है, 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा। अभी 15 साल आयु का कोई है तो 3 साल के बाद कितना साल का, 18 साल का, 3 प्लस करना है। अभी x वर्ष का है, 3 साल बाद x प्लस 3, जिसका y है आयु, y प्लस 3 3 साल बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि 3 साल के बाद जो पुत्री की आयु होगी उसकी 3 गुनी जितनी होगी उसके बराबर हो जाएगा ये आफताब की आयु 3 साल के बाद। तो यहाँ पर ये सवाल के अनुसार हूबहू कर दिया। अब सिंप्लीफाई करके मानक रूप में लाएंगे, तो उसके लिए सिंप्लीफाई करना है, x प्लस 3 3y प्लस 9 गुना करना है। अब सबको एक तरफ लाना है, उधर 0। अब x माइनस 3y, 3 में 9 गया माइनस 6, 3 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6। तो x माइनस 3y माइनस 6, ये दूसरा समीकरण मिला। ये पहला, ये दूसरा समीकरण मिला। इस तरह से इस समीकरण आपको स्टेटमेंट को इसी तरह कन्वर्ट करना है, और ये सिलसिला 3.6 तक चलेगा। जो धीरे धीरे आपका स्किल डेवलप होगा, आपको इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, और पूरा आपको जो भी यहाँ पर वीडियो दिया जाएगा आपको लेसन के लिए, वो आपको हर एक वीडियो को कंटिन्यू रहना है, ध्यान से सुनना है, तो ये स्किल आपका डेवलप हो जाएगा तुरंत। तो इस तरह से इसमें दूसरा सवाल और तीसरा सवाल भी है। तो यूं ही आप इसी तरह से एक चर, 2 चरों का सपोर्ट लेके आप स्टेटमेंट को हूबहू गणित में कन्वर्ट कर देंगे, फिर मानक रूप में लाएंगे। हो गया। 3.1 में इतना ही करना है, और इतना आप करने का प्रयास करेंगे। जिस किसी को प्रॉब्लम फिर आएगा, फिर आप कमेंट लिखकर भेजेंगे, उसके अनुसार फिर हम आपको डील करेंगे। 3.2 में ऑलरेडी क्या है, 3.2 में 2 तरह के बात है, 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, 2 तरह के एक्सपेरिमेंट वहां पर है। एक ये पता करना है कि समीकरण का हल कैसा है, यानी ये समीकरण का हल एक साथ 2 समीकरण इसी तरह से समीकरण मिलेंगे। कुछ ये यहाँ ऐसा मिला, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, अलग अलग इक्वेशंस, बट इसी तरह रहेंगे सारे। तो इन दोनों समीकरणों का हल का मतलब कि x और y का वैल्यू क्या होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो वही समीकरण के हल है कि x और y का, x का वैल्यू यहाँ पर जो लेंगे, x और y का वैल्यू जो होगा, जो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और बराबर 0 है तो ये भी बराबर 0 हो जाए, कुछ ऐसा वैल्यू। x और y का वैल्यू यहाँ, जो यहाँ पर इसका वैल्यू बराबर 0 कर दे, जैसे x बराबर 2 लें, माइनस y बराबर 3 लें,
x बराबर 2, 2 माइनस 3y, y बराबर भी 3 लिया, माइनस 6, देखिए 2 माइनस 9 माइनस 6, तो 2 माइनस 15 यानी 2 माइनस 15 यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा आपको। हम आगे बात करते हैं, कोई भी समीकरण लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। हम x का और y का वैल्यू यहाँ 2 लिया, x बराबर 2, y बराबर 3, ये देखते हैं चेक करके। तो 3 माइनस 3y माइनस 6, 2 माइनस 9 माइनस 6, 2 माइनस 15 माइनस 13 आया, माइनस 13 आया, 0 नहीं आया। जब हम x का वैल्यू 2 लिए, y का वैल्यू 3 लिए और इसको इसका वैल्यू निकालने लगे तो फाइनली माइनस 13 मिला, जबकि बराबर 0 है। जब ये वैल्यू 0 मिल जाता तो समझते कि x और y का ये वैल्यू इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल कहा जाएगा। बट यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी समीकरण को सेटिस्फाई नहीं किया, मीन्स x और y का ये वैल्यू इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो इसी हल समीकरण का हल क्या है, इसका यही मतलब कि जो चर है x और y उसका वैल्यू क्या है जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, और x और y का वही वैल्यू दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करता हो, और उन दोनों समीकरणों को जब संतुष्ट करता हो x और y का कोई वैल्यू, तो वही उन दोनों समीकरणों का फाइनली हल कहा जाता है, कि वही उसका हल है। तो ये इसका मतलब हुआ। अब एक साथ दो दो समीकरण हैं, तो एक समीकरण अकेला होता तो एक समीकरण के कितने हल, तो अनेक हल होते हैं। x और y इस समीकरण अकेला है, भले x का वैल्यू 2 और 3 यहाँ पर हल नहीं हुआ, बट ऐसा ये नहीं, ऐसा बात नहीं कि इसके हल नहीं है, इसके तो अनेक हल हैं। x और y के ऐसे ऐसे अनेक वैल्यू मिलेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो एक समीकरण का अनेक हल है, लेकिन एक साथ दो दो समीकरणों को संतुष्ट कर रहा हो ऐसा वैल्यू x और y का जो दोनों समीकरणों का हल के रूप में हो, तो इसके साथ 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि x और y का कोई भी वैल्यू नहीं हो दुनिया में, यानी उन समीकरणों का कोई भी हल नहीं हो। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन कि x और y का वैल्यू है, लेकिन एक ही वैल्यू है, x का इतना y का इतना, इनको छोड़कर x और y का कोई वैल्यू नहीं जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, यानी एक और केवल एक ही हल है। इसको अद्वितीय हल कहते हैं, यूनिक भी कहते हैं। तो तीसरा कंडीशन, x और y के अनेक वैल्यू होते हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, यानी उन दोनों समीकरणों का अनेक हल है। x और y के अनेक वैल्यूज जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा हो। ये 3 बातें, चाहे कोई हल नहीं होगा, चाहे एक और केवल एक ही हल होगा, चाहे अनेक हल होगा। तो इस बात को पता करना है। एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो इस बात को पता करना है कि समीकरण 2 लिखा हुआ है, हर सवाल में पेयर लिखा हुआ है, पता करना है कि समीकरण का कैसा हल है, यानी कोई हल है, अद्वितीय हल या अनेक हल। तो अद्वितीय हल या अनेक हल को संगत हल कहते हैं, और कोई हल नहीं है तो असंगत है। तो ये पता करना है, और इसको पता करने के लिए कोफिशिएंट ए, बी और सी के वैल्यू को हमें यूज करना है। तो इस तरह से आइए हम उस बात पर आते हैं कि हम कैसे पता करेंगे। उसका पहले कंडीशन लिखते हैं कि कैसे पता किया जाता है, और जो प्रोसेस उसका क्राइटेरिया जो है, उसी क्राइटेरिया के आधार पर हम पता करेंगे कि क्या होता है। आइए एक समीकरण लेते हैं अपने से, वैसे बुक से तो कोई भी ले सकते हैं, अपने से लेते हैं। पहले उसका क्राइटेरिया लिखते हैं। कोफिशिएंट, पहला समीकरण में कोफिशिएंट जो होता है
वो A1 B1 और C1 लिखा जाता। ऑलरेडी AX प्लस BY प्लस C ये समीकरण 1 है। इसी तरह AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 ये दूसरा समीकरण। तो सारे समीकरण तो इसी तरह होंगे, लेकिन फिर भी इक्वेशन में अंतर लाने के लिए उसका कोफिशिएंट हम A बराबर लिखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि पहला समीकरण का x का कोफिशिएंट A है तो वो पहला समीकरण का है कि दूसरा का है, कैसे जानेंगे? केवल A लिखेंगे। इसलिए ये जानने के लिए A1 और A2 कर दिया, यानी A1 पहला समीकरण का है, A2 दूसरा समीकरण का है। y का कोफिशिएंट B है तो B केवल लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि पहला का है कि दूसरा का है, इसलिए वहाँ B1 और B2 कर दिया कि पहला का B1 दूसरा का B2। ये फर्क लाने के लिए किया। ये दूसरा का A2 B2 और C2 एक कोफिशिएंट, और इसी आधार पर हमें चेक करना है। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये तीनों जब बराबर हों तब इस केस में A1 बटे A2 A1 और A2 का जो कोफिशिएंट दोनों समीकरणों का, फिर B1 और B2 बटे में C1 और C2 बटे में, ये रिलेशन को जो फॉलो करेगा कोफिशिएंट, ऐसे केस में अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसको संपाती हल भी कहते हैं, संपाती हल कहते हैं। यानी एक समीकरण का जो सरल रेखा बनेगा और दूसरा समीकरण का जो रेखा, दोनों समीकरणों का जो रेखा होगी वो एक दूसरे पर होगी। अभी 3.1 में जो समीकरण बनाना है उसका ज्योमेट्रिकल भी कन्वर्ट करना, यानी समीकरण का रेखा भी खींचना है, इसको हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो अनेक हल। दूसरा कंडीशन क्या कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है। जब A1 बटे B2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है, चलिए इसको तीसरे में लिखते हैं। A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर है, बट C1 बटे C2 बराबर नहीं है। जब इस तरह का बात हो, कोफिशिएंट के बीच ऐसा रिलेशन हो दोनों समीकरणों में, तब इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब समानांतर है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी समानांतर हल है। दोनों समीकरणों की रेखा जो बनेगी, एक समीकरण की रेखा दूसरे की समानांतर जाएगा, कहीं भी नहीं कटेगा, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट दोनों पर नहीं होगा। जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों समीकरणों पर वही हल होता है। ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं वहां हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये समानांतर हल। और तीसरा कंडीशन A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, ये दोनों बराबर नहीं है तो C1 बटे C2 का कोई मायने नहीं रहता। C1 बटे C2 क्या है ये जानने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि A1 बटे A2 B1 बटे B2 से ही क्लियर है कि ये बराबर नहीं। रिजल्ट मिल गया कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इसको प्रतिच्छेदी हल कहते हैं। यानी दोनों रेखाएं एक रेखा पर कट जाती हैं, एक बिंदु पर कट जाती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी हल है, अद्वितीय हल है, एक और केवल एक ही हल है। जब ये रिलेशन मिलेगा, ये तीन बातें होती हैं। अब इन तीन बातों को सबसे पहले चेक करना है। हम यहाँ एक बात और कर देना चाहते हैं कि इसको संगत हल भी कहा जाता है। कोई हल नहीं है इसको असंगत कहा जाता है, और अनेक हल है इसको भी संगत ही कहा जाता है कि संगत हल है। यानी ये दोनों केस में संगत हल है, ये केस में असंगत कोई हल नहीं। अब किसी समीकरण में पता करेंगे 2x माइनस 3y बराबर 5, 3y माइनस 3x माइनस 2y बराबर -4, ये समीकरण है एक साथ। मान लो आपका सवाल में जो होगा उस पर काम करेंगे आप, हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं तरीका बताने के लिए। तो A1 A2 लिखेंगे, A1
यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर पहले लिख लेंगे, फिर दूसरे समीकरण से a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर लिख लेंगे। a1 बराबर क्या लिखें, तो पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट 2 a1, y का कोफिशिएंट b1 -3 और c1 इधर लाके उधर बराबर 0 तो इधर 5 लाएंगे तो -5। अब यहाँ सावधानी बरतने के हैं, समीकरण जिस तरह लिखा है उससे a1 b1 c1 लिखना, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 लिखना, a2 3 b2 -2 और c2 -4 इधर लाएंगे, उधर 0 होगा इधर लाएंगे तो ओनली 4, ये मिला। अब a1 बटे a2 वैल्यू देख रहे हैं, a1 बटे a2 यानी 2/3 b1 बटे b2 -3/-2, ये माइनस माइनस कट गया 3/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वैल्यू ये 2/3 ये 3/2, जब ये वैल्यू अलग अलग हो, ये दोनों अलग अलग है, नॉट इक्वल है, यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो यहाँ c1 बटे c2 को जानने का जरूरत नहीं है। c1 बटे c2 तब जानना है जब ये दोनों बराबर हो, a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल हो, तब फैसला नहीं होता, तब फैसला डिपेंड कर जाता c1 बटे c2 पर, तब उस केस में c1 बटे c2 जानना है। बट a1 बटे a2 b1 बटे b2 यदि इक्वल नहीं है तो फैसला हो गया, c1 बटे c2 का यहाँ कोई जरूरत नहीं। और ये बराबर है या नहीं उसके वैल्यू से, ये वैल्यू देख लीजिए 3/2 और 2/3, ये वैल्यू डिफरेंट है, मीन्स इक्वल नहीं है, फैसला हो गया। अतः इस समीकरण का हल अद्वितीय हल है, मतलब प्रतिच्छेदी है। इस समीकरण की रेखा और इस समीकरण की रेखा कहीं कटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदी हल, संगत हल, इस तरह पता करेंगे आप और समीकरणों में। ये पहला बात। यहाँ पर हम ज़्यादा हिंदी का यूज किए, चूंकि हिंदी स्टूडेंट्स वालों का कमेंट था कि हिंदी में बात करिए, तो उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए बाकी अंग्रेजी वाले आप भी प्रिपेयर कर लेंगे, कोई कठिन बात नहीं है, चूंकि दोनों पर ध्यान देते हुए चलना है। आइए, तो यहाँ इतने एक्सप्लेन से, इतनी बात से आपको जो भी कॉन्सेप्ट आया उससे आप जहाँ तक कर पाएंगे वहाँ तक करेंगे, और नेक्स्ट लेसन को लेकर हम फिर आएंगे। तब तक आज इतनी ही बातों के साथ धन्यवाद।